टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां 22 दिन के बाद शुभेंदु सरकार का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के टीम का विस्तार हो रहा है। बंगाल में 35 और नए मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बंगाल में कुल 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत 6 सीट पहले से फुल है। आज 35 नए मंत्री बनेंगे। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़कर 41 का हो जाएगा, यानी मंत्रियों के लिए 3 बर्थ और खाली रह जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 11 बजे लोक भवन में राज्यपाल RN रवि 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। अब संभावित मंत्रियों के नामों की बात कर लें। उनमें अर्जुन सिंह के अलावा क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा, पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता, महाभारत सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभा चुकी अभिनेत्री रूपा गांगुली का नाम शामिल है। साथ ही तापस रॉय को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। बीजेपी कुछ ऐसे विधायकों को भी मंत्री बना सकते हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखी है। इसमें कुल्टी से दूसरी बार विधायक बने अजय कुमार पोद्दार, फालाकाटा से दूसरी बार विधायक बने दीपक बर्मन, सिलीगुड़ी से दूसरी बार विधायक बने शंकर घोष, हबीबपुर से 3 बार के विधायक चुने गए जोएल मुर्मू का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कलिता माझी, पूर्णिमा चक्रवर्ती, गार्गी घोष, मौमिता विश्वास का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। एक एक करके वो तमाम चेहरे आपके सामने भी हम रख रहे हैं। आइए अब स्टूडियो में चर्चा लेकर आते हैं। इधर भाईपो में बवाल भीषण है, दूसरे यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार है। तो सबसे पहले बात ही कर ले, जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उस क्या आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें? देखिए, ये एक तो जो पहला हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक जो मंत्रिमंडल बना था, 6 लोग बने थे, 5 मंत्री और मुख्यमंत्री, उससे हम लोगों ने एक तस्वीर की कल्पना की थी कि तस्वीर ऐसी ही होगी। उसमें पिछड़ी जाति से आए थे, दिलीप घोष को बनाया गया था, 2 दलित मंत्री बनाए गए थे। उसमें एक निशित प्रमाणिक उधर उत्तरी बंगाल से और दूसरे इधर कलकत्ता के आसपास से इनको आपको दूसरा एक जो दलित मंत्री थे हबोनगांव के, तो 2 दलित मंत्री बनाए गए थे, एक पिछड़ा मंत्री, एक अगला मुख्यमंत्री, एक महिला मंत्री। तो ये एक जो तस्वीर बनी थी उसी तस्वीर को बड़ा किया जा रहा है कि अब उसी अनुपात में दलित SC ST सीट से आए हुए जीते हुए लोग बनेंगे, महिलाओं को उसी अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक इसमें जो दिख रहा है अभी जो हम लोगों के सामने नाम आ रहा है, उसमें एक तस्वीर ये बन रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में कोलकाता का वर्चस्व रहता था, कोलकाता और उसके आसपास का जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, खासतौर से ये दक्षिण 24 परगना का इलाका है, इसका एक असर ये हैवी होगा फिर भी, क्योंकि अभी रूपा गांगुली का नाम हम लोग सुन रहे हैं या स्वपन दास गुप्ता का नाम सुन रहे हैं, ये सब उसी इलाके से आते हैं लोग। तो ये एक उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि कलकत्ता, ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है प्रेसिडेंसी का, उसका एक असर होगा। लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। नॉर्थ से भी अभी देख रहे हैं हम लोग, शंकर घोष नॉर्थ से आते हैं, सिलीगुड़ी से। एक एक मुद्दे की बात कर लेते हैं। आपने ये कहा कि एक एरिया ऐसा है जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना दिखाई दे रहा है? ये देखिए, वीमेन रिप्रेजेंटेशन अभी एक ऑलरेडी हैं, अग्निमित्रा पॉल है और उनको दिया गया भी जिम्मेदारी उसी विभाग का है। उसके अलावा रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण, जहां अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ था, हाँ, उस एरिया की विधायक है, उनका है। और उसके अलावा काफ़ी हमें लगता है कि इस बार एक प्रतीकात्मक तौर पे भी और सब्सटेंशियल तौर पे भी वीमेन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा। कारण ये है कि अभी कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजना है प्रधानमंत्री की बात की है। महिलाएं कार्ड दिखा रही हैं कि उनका वो ट्रैवल कार्ड बन गया है, खुश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि ममता के बाद बीजेपी को ये भी करना है कि महिलाओं का वोट जो एक एंकर के तौर पे बीजेपी को बहुत भारी बहुमत की ओर ले गया है। चूंकि लोग मान के चल रहे थे कि वो ममता की कोर हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में, और उस पानीहाटी से देखिए देवनाथ से लेकर, और उसमें कलिता माझी का भी नाम इसमें शामिल है। काफी उसमें इंपॉर्टेंट है। कलिता माझी हो गई, उसके अलावा गार्गी हैं, पूर्णिमा चक्रवर्ती हैं और कुछ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं। अभी वो जो आरजी कर की मदर थी जो पानीहाटी से, रत्ना देवनाथ हैं, उनके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है, बट कुछ सरप्राइज के तौर पे आ सकता है। क्योंकि ये सीधा दिखाता है कि एक निरंतरता ये है कि महिलाओं को जो लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था वो जारी रहेगा। और बीजेपी ये भी दिखाएगी कि पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिला है, बंगाल में वो और ज़्यादा आगे
बढ़ के आगे मिलता रहे। अब समाज की भी बात कर लेते हैं। हमने महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की, मतुआ समाज का रिप्रेजेंटेशन आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहला एक मंत्री तो बनाया ही जा चुका है। बनगांव से जो मंत्री बने हैं वो मतुआ समाज से ही आते हैं, और निश्चित प्रमाणिक उस तरफ से आते हैं जो सबसे बड़ा राजवंशी कोच राजवंशी जो दलित समाज है वहां से आते हैं। दूसरे एक दलित मंत्री का नाम, जो अभी संभावित मंत्री का नाम आ रहा है, वो उत्तरी दिनाजपुर से आ रहा है, वो भी दलित समाज से आते हैं। उत्पल महाराज का नाम आ रहा है, अभी हो सकता है कि उनका नाम इसमें शामिल हो। नामों की लिस्ट फिर दर्शकों को दिखाते रहे, समझने में और ज्यादा आसानी हो जाती है कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल, तो अभी एक मंत्री कम से कम और मतुआ समाज से निश्चित रूप से आएगा जी। एक पहले से है, एक और आएगा। कोच राजवंशी समाज से भी एक और आएगा, कम से कम दो ये होंगे। उत्तरी दिनाजपुर से एक और हम लोग देख रहे हैं, उसमें नाम मंत्री का इसमें आता दिख रहा है हमको। और उसके अलावा एसटी समुदाय से एक खुदीराम टुडू को पिछली बार बनाया गया था। एक नाम और हमको लग रहा है कि इधर से ये जो झारग्राम या बांकुड़ा पुरुलिया कहीं से एक नाम और उधर से लिया जाएगा। तो ये वो कास्ट का जो इक्वेशन है उसके साथ साथ रीजनल इक्वेशन भी उसके साथ साथ बनाया जाएगा। महतो भी हो सकते हैं। महतो तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि वो कुड़माली को भाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात बीजेपी ने कही। ठीक है, 11 बजे से ये तो तस्वीरें आपके सामने आती चली जाएंगी। इधर शुभेंदु सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, तो उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक सियासत गर्म। सवाल उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किसने करवाया। इस बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से ही कनेक्शन है। लीजिए, गिरफ्तार 5 लोगों में 3 आरोपी तो सुनारपुर दक्षिण से टीएमसी के पूर्व विधायक लवली मित्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में गिरफ्तार निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता, काजल दास टीएमसी के पूर्व एमएलए लवली मित्रा के खास है। ऐसे में सवाल यह है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर अटैक क्यों किया। कल पुलिस ने जब इन आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना के कोर्ट में पेश किया, तो पेशी के दौरान आरोपियों ने माना कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিযোগকে মারবো, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে। তাহলে আপনাকে কেন ধরলো? আপনাকে কেন ধরলো? 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিযোগকে মারবো। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से ही। ओंकार, अगर टीएमसी से ही जुड़े हुए हैं और इतना लंबा समय बता रहे हैं 1998 से, तो फिर ये क्यों किया अभिषेक बनर्जी पर इस तरीके से हमला? जी देखिए, वो जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 को माना यह जा रहा है कि पूर्व विधायक जो है लावली मोइत्रो का काफ़ी करीबी है। तो इन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया, तब इनसे जब पूछा गया कि आप क्यों हमले किए अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि मैंने कोई हमला नहीं किया। मैं 1998 यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जो जिस समय से वो पार्टी शुरू हुआ उस समय से मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, मैं क्यों मारूंगा, ऐसे ही उनका कहना है। हालांकि बाकी जो 3 हैं उनका बयान तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन लोकल सूत्रों के हवाले से या इसके साथ साथ पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रहा है वो है कि ये तीनों लवली मोइत्रो का काफी करीबी रहा है। इसके अलावा 9 नंबर वार्ड जो है उस इलाके का, उस 9 नंबर वार्ड का जो काउंसिलर के भी करीबी माने जा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी का हार होने के बाद ये सभी टीएमसी की हार की जिम्मेदारी के अभिषेक बनर्जी पर फोड़ने की तैयारी हो रही है। अगर टीएमसी ही ये करवा रही है या टीएमसी के सपोर्टर ही कर रहे हैं, तो इसकी क्या मैसेजिंग है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर इस खुलासे के बाद बीजेपी पलटवार के मोड में है। बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी ने ही अभिषेक पर प्लान करके अटैक करवाया। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला टीएमसी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। वहीं बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार का कहना है कि पुलिस के पास आरोपियों के टीएमसी से कनेक्शन के सबूत है। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मोइत्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अब जो बात अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं,
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं ममता बनर्जी के पार्टी के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अजीत जी। और कानूनी तौर पर जो भी केसेस बनते हैं वो कानून के दायरे में होते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक आपका न्याय करती है। तो एक न्याय जो उन्होंने ईवीएम से कर दिया है, और दूसरी तस्वीर ये सामने आ रही है। इसको मैं सेकंड नहीं कर रही हूँ, मुझे इस तरीके की तस्वीरें पसंद नहीं है, लेकिन ये क्या टीएमसी की इंटरनल गुटबाजी का नतीजा है? देखिए, वो भी हो सकता है कारण, लेकिन जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियो हम लोगों ने देखे थे, वो बड़ा नेचुरल दिख रहा था। ये एकदम साफ दिख रहा था कि लोग हैं, नॉर्मल आम आदमी है, प्लानिंग नहीं और थी आम आदमी, उसमें कोई प्लानिंग नहीं दिख रही थी कि आम आदमी अटैक कर रहा है। आम आदमी किसी गुस्से में, किसी वजह से गुस्से में हो सकता है। अब ये गुस्सा, पहले कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया, अब कहा जा रहा है कि वो तृणमूल के ही लोग थे। तो गुस्सा हो सकता है, स्वाभाविक रूप से वो स्वाभाविक दिख रहा था। अब एक ये बंगाल की राजनीतिक संस्कृति की एक बड़ी भयावह तस्वीर है और बहुत बुरी तस्वीर है। ये राजनीतिक हिंसा के लिए किसी भी समाज में जगह नहीं होनी कोई चाहिए। ग्रे लाइन नहीं है एक्चुअली, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा लगेगा तो फूल माला से स्वागत है, बुरा लगेगा तो अंडे फोड़े जाएंगे। और ये इतना खराब है, और हमको इस बात की बड़ी हैरानी हुई। हम लोग तो इतने वर्षों से, 40 साल से तो हम राजनीति देख रहे हैं, और 30 साल से ज्यादा हो गया इसको कवर करते हुए हमको पत्रकारिता में। हम आज तक ऐसा नहीं देखे हैं बंगाल के अलावा। सिर्फ अभी 25 सीटें हैं तेजस्वी यादव के सामने, लेकिन आज तेजस्वी यादव बिहार में कहीं भी अकेले जाएं तो उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से लोगों को गुस्सा नहीं है, लालू यादव की राजनीति के कल्चर से गुस्सा नहीं था लोगों को, लेकिन हार के जब हट गए, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी हो, 22 एमएलए थे 2010 में, और कहीं निकल जाए तो कोई हमला नहीं हो सकता है। बिल्कुल 47 सीटें थी अखिलेश यादव के यहाँ, कोई हमला आप सुरक्षा लेके जाए चाहे ना नहीं जाए, कोई हमला नहीं होता। ये अजीब सा राजनीतिक कल्चर है, और अगर इस कल्चर को अभिषेक बनर्जी समझ रहे थे तो उनको ज्यादा तैयारी के साथ जाना चाहिए। जब आप क्यों नहीं समझेंगे, जब खुद मंच पे खड़े होकर धमकी देने वाला नेता को क्यों नहीं समझ में आएगा? हमारा उसमें ये कहना है कि जब आप जा रहे थे एक अपने राजनीतिक हिंसा से पीड़ित अपने कार्यकर्ता के घर पे, तो आपके साथ लोकल एमएलए, एक्स एमएलए, वहां का जिला अध्यक्ष, वहां का टोला मंडल अध्यक्ष, आपके साथ 10-20 आपके कार्यकर्ता, 20 आदमी 50 आदमी तो होना चाहिए ना। आप इतने बड़े नेता हैं, तो वो लोग कहां थे? आप ये कह रहे हैं कि कोई पैटर्न नहीं है, ये नेचुरल था? भाई ऐसा लग रहा है, जो वीडियोज हम लोगों ने देखे उसको देख के लगा। इसमें मैं कल्याण बनर्जी की भी बात कर लेती हूँ। बंगाल में दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। सांसद पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक ममता के बुलाने पर मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, सड़क पर टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। कल्याण बनर्जी से लेकर सौगत राय, अभिषेक बनर्जी पब्लिक के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। परसों अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए, कल कल्याण बनर्जी को चोर चोर कहकर लोगों ने दौड़ा दिया। ममता बनर्जी कह रही है ये सब बीजेपी करवा रही है, वो मीटिंग बुलवा रही है। 80 लोग हैं, 80 जीते हुए विधायक हैं, उनके सांसद हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। वो केवल 20 लोग खड़े होते हैं उनका साथ देने के लिए। अब आप सोचिए, कल्याण बनर्जी को आप सुनिए। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ?
अब ये जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, या मैं सबसे पहले कल्याण बनर्जी की ही बात कर रही हूं। कल्याण बनर्जी ऑलमोस्ट रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो हैरान है, परेशान है। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फोड़ दिए गए हैं। ममता बनर्जी मीटिंग बुला रही हैं। 80 सांसद विधायक हैं उनके पास, मैं टोटल में जोड़ के बता रही हूं। कौन है ना, बिल्कुल। कहां है, क्यों नहीं उनके साथ आकर खड़े होते सचिन जी? बड़ा मौजूद सवाल है इस वक्त का कि क्या टीएमसी में अब एका नहीं रह गई, पार्टी टूट गई है? नहीं, देखिए, जो भी वहां पे विधायक जीत के आ गए हैं उनको जनता का रुख दिख रहा है ना, कि ग्राउंड का सेंटीमेंट क्या है। जो अजीत जी बता रहे थे, हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग वैसे भी होंगे जो बीजेपी समर्थक हो। नहीं सर, मुझे प्योर पॉलिटिकल राय चाहिए। क्या टीएमसी टूट रही है? आने वाले दिनों में विधायक सांसद पार्टी छोड़ के जाएंगे? टीएमसी की ओबेचुअरी लिख देनी चाहिए। अब टीएमसी कितने दिनों में टूटेगी, खत्म होगी, ये मसला है। जो उसके मुस्लिम विधायक हैं या सांसद हैं, वो धीरे धीरे आप देखिएगा वो कांग्रेस या सीपीएम में चुनेंगे, या हुमायूं कबीर जैसी या नौशाद सिद्दीकी जैसी पार्टी को चुनेंगे, ये होगा। और जो हिंदू हैं वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आना। सवाल ये है कि बीजेपी उनको एंट्री देगी या नो एंट्री का बोर्ड लगा रहेगा, अभी ये सवाल है। लेकिन टीएमसी एक डूबती हुई जहाज है, कितनी जल्दी डूबती है उस पर बहस हो सकती है, बचने का कोई संभावना नहीं। बिल्कुल ठीक। जो उसकी कैरिज्मेटिक लीडर थी ममता बनर्जी, उनका करिश्मा खत्म हो चुका है और उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। अभिषेक बनर्जी लोगों के मानस में एक बहुत बड़े विलेन है। अभिषेक जब सत्ता में भी थे तो पॉजिटिव न्यूज उनके बारे में नहीं आती थी कि उन्होंने कुछ ये कर दिया, कोई बहुत बड़ी योजना लाई, कोई बहुत बड़ा निवेश लाया। उनका क्या था, डायमंड हार्बर मॉडल, कि जो भी बोलेगा उस पर पत्थर चलेगा। आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, आप जाइए, आपके ऊपर वहां पे पत्थर फेंकवाए जाएंगे। वो ऑर्केस्ट्रेटेड था। उसके साथ ये जो उन पे हमला हुआ वो कहां पे हुआ, सोनारपुर दक्षिण। ये तो डायमंड हार्बर मॉडल का कोर हिस्सा है, दक्षिण 24 परगना का। बिल्कुल ठीक तो बात ये दिखाता है कि वहां के जो विधायक, देखिए नेता हवा का रुख देखते हैं, और हवा का रुख केवल ये नहीं देखते कौन जीत रहा है, वो नैतिक तरीके से समाज का सेंटीमेंट देख रहे हैं कि बंगाली समाज जो है आज के डेट में वो हॉस्टाइल है आपको लेके। आपकी स्मृति तो अभी शुरू हुई है, ये रहने वाली है 10 साल 15 साल, जब तक आप भुला नहीं दिए जाए। ऐसी स्थिति में टीएमसी का बचना असंभव है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर वापस पूरब तक एक ही हवा दिखाई दे रही है। अभी दक्षिण में भले ही हवा कुछ अलग हो। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के धरने में पहले की तरह भीड़ जुटेगी? क्या टीएमसी के चुने हुए विधायक और सांसद ममता के साथ खड़े होंगे? क्योंकि बंगाल में सरकार बदलने के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से 60 विधायक गैर हाजिर रहे। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर कल ममता बनर्जी ने अपने घर पर अहम बैठक रखी। इसमें विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति तय की जानी थी, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक तो गायब रहे। इसके बाद ममता बनर्जी को बैठक रद्द करनी पड़ी। सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया, क्या उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है? हालांकि टीएमसी कह रही है कि विधायक अपने अपने इलाके में बिजी थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। आने वाले दिनों में फिर से बैठक बुलाई जाएगी। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मैटर है ये, और नेक्स्ट डेट जो फिक्स होगा वो लेजिस्लेटिव पार्टी से सबको जो सुविधा होगा उस एक टाइम बनाकर, डेट बनाकर वो इन्फॉर्म किया दिया जाएगा। अजीत जी, आई डू नॉट वांट टू साउंड लाइक अ ट्रोल, लेकिन वो जो कल्याण बनर्जी कर रहे थे ना, कीत 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 कीत, तो वो तो दिखने लगा। बंगाल में तो ये होती, देखिए जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब उनके हाथ में पावर था, पुलिस थी जब उनके हाथ में, तो फिर वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। जिसके ऊपर पत्थर चल जाए, जिसका घेराव कर दीजिए, जिसके खिलाफ प्रदर्शन कर दीजिए, वो सब चलता था। और एकदम जैसे सत्ता बदली वैसी सारी चीजें बदल गई। और ये तो कल्याण बनर्जी इस तरह के नाटकों के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों ने तो उनको देखा संसदीय समिति की बैठक में उन्होंने ग्लास फोड़ दिया और दूसरे विधायक ने दूसरे मंत्री के साथ भिड़ गए। ये सब चीजें वो करते रहते हैं। ये भी नाटक, कल उनका घाव खोजते खोजते लोग परेशान हो गए, मिला ही नहीं कि उनको चोट कहाँ लगी है। तो वो सब आदमी कर रहे थे, ये वो अपना करते रहते हैं कल्याण बनर्जी। ये जो ममता बनर्जी के साथ अगर जैसे आप प्योर पॉलिटिकल रीजन सब खोज रही हैं, तो ये बंगाल मॉडल है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें सब आदमी अपनी पोजीशनिंग अभी कर रहा है।
अभी देखिए हम लोगों कल चर्चा की थी हम लोगों ने, बीजेपी अभी नो एंट्री करा दे, किसी को नहीं ले और जांच कराए सबकी, जो पैसे रुपए का है, हिंसक मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उन सब की जांच हो। ये सब अब उसके लिए अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं, अपने को पहले सब बैकग्राउंड में ले जाएंगे, फिर उसके बाद तब आउटरीच करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ कि हमको ज्वाइन करा लिया जाए। ये आउटरीच का प्रोग्राम है, उसके पहले की पोजीशनिंग है। और ये दूसरी बार हुआ है कि ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में, बुलाए प्रदर्शन में उनके विधायक शामिल नहीं हुए। एक दिन जब बुलडोजर चलने के खिलाफ उन्होंने बुलाया तो 34 या 36 एमएलए इस बार और कम है, इस बार और कम हो गए। और ये आज उनका एक प्रदर्शन होना है, आज उनकी पार्टी, उन्होंने कहा हुआ है अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के लिए। अब देखिए कि प्रदर्शन में लोग जुटते हैं या नहीं, विधायक अपने इलाके में, जैसा कल कुणाल घोष ने कहा कि विधायक अपने अपने इलाके में इस प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज वो तैयारी भी दिख जाएगी कि कौन सा विधायक अपने इलाके में अभिषेक बनर्जी के समर्थन में प्रदर्शन करता है या नहीं करता। वो तस्वीरें सारी आ जाएंगी। हमको जहां तक लग रहा है, जो बंगाल मॉडल हम लोग समझते हैं कि आधे से ज्यादा विधायक नहीं निकलेंगे कोई प्रदर्शन करके। आज पूरी नजर रहेगी वहां पर, नहीं निकलेगा। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, फर्जी साइन मामले में आज सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने वाली है। अभिषेक बनर्जी को आज दोपहर 12 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन में पेश होने का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक लेटर में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है। मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिए गए विवादित पत्र से जुड़ा हुआ है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायक ने साइन किए थे। इस लेटर में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री रैंक का पद होता है। इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नयना बंदोपाध्याय के साइन, जो उन्होंने विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद किए थे, चट्टोपाध्याय के समर्थन पत्र में किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। अपनी जांच में सीआईडी ने अब तक कई टीएमसी विधायकों से पूछताछ कर ली। नयना बंदोपाध्याय, बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, बेलघाटा विधायक कुणाल घोष और कैनिंग ईस्ट विधायक बहारुल इस्लाम भी इसमें शामिल हैं। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है। सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। 2 दिन के भीतर दूसरी बार डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। दोनों नेता अपनी अपनी कैबिनेट लिस्ट आला कमान को सौंपेंगे, जिसके बाद कैबिनेट की संभावित दावेदारी की परेड कराई जाएगी और फिर नए मंत्रिमंडल पर मुहर लगेगी। सिद्धरमैया ने सीएम की कुर्सी तो छोड़ दी है, लेकिन कर्नाटक में अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। पहले राज्यसभा जाने से मना कर दिया, अब ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं का नाम डीके के कैबिनेट में डालकर सरकार में अपनी पकड़ कम नहीं होने देना चाहते। बेटे के लिए भी डिप्टी सीएम समेत अहम जिम्मेदारी चाहते हैं। यतीन्द्र सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। डीके अपनी कैबिनेट में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं चाहते। 3 जून को डीके शिव कुमार के साथ 9 से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं और बाकी बचे हुए मंत्रियों को लेकर राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इन सबको लेकर आज दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। तो अब पहले एक बयान आपको सुना देते हैं, करते हैं चर्चा। So will there be other people taking oath along with you as ministers? That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that. अच्छा, कांग्रेस के सीनियर नेताओं के हाव भाव से ये लग रहा है कि कर्नाटक में कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी डीके शिव कुमार के एहसान का बदला चुकाने जा रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी से कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को डील किया। अब डीके शिव कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। सीनियर सिद्धरमैया को हटाकर पावरफुल डीके को जिम्मेदारी देने पर अशोक गहलोत ने कहा कि शिव कुमार कई बार पार्टी के संकट मोचक बने हैं, इसलिए उन्हें अब कर्नाटक की कमान सौंपी जा रही है। सत्ता का फैसला हुआ परिवर्तन करने का मुख्यमंत्री,
तो ये मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही तरीके से सबसे बात करके सबको विश्वास में लेकर के ये परिवर्तन का फैसला किया। और क्योंकि सिद्धरामैया जी बहुत अनुभवी थे, लंबे समय तक राजनीति करी उन्होंने, अच्छा काम किया उन्होंने भी, पर क्योंकि राजनीति में कई बार फैसले होते हैं। अब डीके शिव कुमार जी भी जो बात अब अशोक गहलोत कह रहे हैं, पहली बात वो एक तो ये सेकंड कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार इज द राइट कैंडिडेट, संकट मोचन रहे हैं तो उनको जगह दी जानी चाहिए, वो उनको मिल गई है। लेकिन जो बात डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे कोई डेप्यूटी नहीं चाहिए, वो क्या है? और फिर सिद्धारमैया से बचा लेंगे? नहीं, अभी जो डीके शिव कुमार ने कहा ये तो बिल्कुल सिर के बल खड़ा करने वाली बात है पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। आप लोकतंत्र में जो हम लोग का संविधान है, वो संविधान कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जैसे केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वैसे राज्य में नियुक्ति मंत्री बनाएगा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, प्रीरोगेटिव होता है उसका मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको पता ही नहीं है कौन मंत्री बनेगा। ये क्या तमाशा चल रहा है भाई? आप कम से कम दिखावे के लिए तो मत कहो, तुम्हारा आला कमान तय करेगा, लेकिन कहो तो मत कि हमको नहीं पता है। आप कहिए कि ये आप वो सिंपल कह सकते थे कि हम आपको अभी हम नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं, आला कमान तय करेगा। देखिए ये बहुत खराब शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री के ऊपर इसका मतलब दबाव है, और दबाव इस बात का है कि आप दबाव सिद्धारमैया का है। हाँ, सिद्धारमैया के लोगों ये राहुल गांधी का दबाव है, दोनों का दबाव होगा। वही हम कह रहे थे कि आला कमान की पसंद के लोगों को भी आप एडजस्ट करिए। सिद्धारमैया के पसंद के लोगों को आला कमान कांग्रेस में बहुत मजबूत होता है इस मामले में जी। बिहार में हम एक छेपक की तरह कहते हैं कि 7-8 साल से इसलिए कार्यकारिणी नहीं बनी क्योंकि एक प्रभारी लिस्ट देता है, एक प्रदेश अध्यक्ष लिस्ट देता है और एक लिस्ट आला कमान के पास रहती है। तो वही हाल है, एक लिस्ट आला कमान के पास होगी, एक लिस्ट सिद्धारमैया की होगी, एक लिस्ट डीके शिव कुमार की होगी। तो ये मंत्रिमंडल में एक गड़बड़ी ये होगी, सिद्धारमैया आड़े हुए हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वो भी बात होगी। अभी इसी समय उसकी भी बात होगी। डिप्टी सीएम बेटा बनेगा तो उसको मिनिस्ट्री कौन सी चाहिए, ये भी बात होगी। और उसके बाद आइए तब ये जो अशोक गहलोत ने कहा कि संकट मोचन है इसलिए उनको बनाया गया, ये बात ठीक है। वो संकट मोचन है इसलिए बना है, और पॉलिटिकल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है कांग्रेस की 28 के चुनाव के लिए, उसमें वो फिट बैठते हैं। इसके लिए भी ये बात इसलिए इस पर मैं इससे पहले कि डीके और सिद्धारमैया पे और बात करूं, अशोक गहलोत जी अपने लिए क्या देख रहे हैं? अशोक गहलोत अपने लिए राज्यसभा देख रहे हैं। अभी राज्यसभा का आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ, आज ही से 8 तारीख लास्ट डेट है। और राजस्थान की एक सीट मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, एक ही मिलेगी, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। वो चाह रहे हैं कि राज्यसभा, तो राजस्थान में अगला इलेक्शन सचिन पायलट है ना, उनके नेतृत्व में। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के आईटीओ इलाके में भीषण आग लग गई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में भीषण आग लगी है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने ही ये बिल्डिंग है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये आग कैसे लगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है, बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। जो भी हो रहा है अभी फिलहाल प्राथमिकता तो ये है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। धुआं उठता हुआ इस पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में ये भीषण आग लगी है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ये बिल्डिंग है और पीडब्ल्यूडी ऑफिस के एकदम सामने ये बिल्डिंग मौजूद है। हाई राइज बिल्डिंग है। जाहिर है तो अब दमकल कर्मियों को एक चुनौती का सामना इस लिहाज से करना पड़ेगा। हाल के दिनों में इस तरीके की आग लगने की घटनाएं खूब सामने आई है। कितनी जल्दी आप आग पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि जब दफ्तरों में आग लगती है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे अब स्कूल ऑफ प्लानिंग है ये, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी अहम कागजात रखे हुए होंगे जिसके नष्ट होने की संभावना खड़ी होती है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस खबर पर जुड़ गई है। अनामिका, क्या स्थिति है वहां पर, जरा तस्वीरें बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग के ठीक सामने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग है, वहीं पर ये भीषण आग लगी है। खबर ये मिली थी कि लगभग 9:40 पे एक फायर कॉल हुई है और फायर डिपार्टमेंट को ये बताया गया कि बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर कुछ आग का धुआं सा आ रहा है, जिसके बाद तुरंत फायर डिपार्टमेंट ने अपनी गाड़ियां भेजी। लेकिन ये जो आग है वो धीरे धीरे बढ़ती गई है और अब लगभग दमकल की 8 गाड़ियां जो है वो रवाना कर दी गई है। हम भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर रेड लाइट है और ट्रैफिक भी चलता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा होगा, इसलिए फिलहाल उस बिल्डिंग की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की गई है ताकि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं
वो आसानी से बिल्डिंग तक पहुंच पर आग लगी है? और कितने लोग अंदर मौजूद थे, क्या लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि दफ्तर शुरू होने का समय 9 बजे का होता है। लगभग 9:30 बजे तक सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। प्राथमिकता यही है कि उन लोगों को निकाला जाए। लगभग 100 मीटर दूरी पर हम भी मौजूद हैं मीनाक्षी, और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह 9:30 बजे के करीब ये आग लगी और तुरंत ही मौके पे फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंच गई है। और फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि पहले आग बुझा के अंदर के लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। सरकारी ये बिल्डिंग है, अंदर अहम दस्तावेज हो सकते हैं, सरकारी जो मुलाजिम है वो अंदर हो सकते हैं। ऐसे में तो उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना ये प्राथमिकता है मीनाक्षी। अनामिका, ये आप एक तो बिल्डिंग की तस्वीर दिखाए हूँ जो मैं देख पा रही हूँ, हाइड्रोलिक क्रेन वहाँ पर दिखाई दे रही है और आग बुझाने की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन चूंकि बहुत छोटी तस्वीर है इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये कौन सी मंजिल पर आग लगी है, कितने माले की ये बिल्डिंग है, कौन से फ्लोर पर ये आग लगी है, इस पर थोड़ी सी और डिटेल दें अनामिका। तो तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें, हाई राइज बिल्डिंग है और ऐसा लग रहा है ऊपर से तीसरी मंजिल पर ये आग लगी है और खिड़कियों से बाहर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेन वहां पर मौजूद है और लगातार पानी की बौछार करके इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी केवल धुआं दिखाई दे रहा है, आग की लपटें नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और जो कुछ भी था वो बहुत भीषण रूप नहीं ले पाया है। सही समय पर वक्त रहते आग बुझाने का काम किया गया है। धुआं जरूर उठ रहा है, इसका मतलब ये कि आग उतनी लग चुकी थि कि वो एक नुकसान तो पहुंचा ही चुकी है। अनामिका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, एक तो ये बताएं कितने माले की ये बिल्डिंग है और कौन से भी मंजिल पर आग लगी है, किस हद तक इस आग पर काबू पाया गया है? बिल्कुल मीनाक्षी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ये बिल्डिंग है और दूसरे मंजिल पे आग लगने की जो फायर कॉल हुई है वो दूसरे मंजिल की सूचना है। लेकिन क्योंकि आग थोड़ा बढ़ती जा रही है इसलिए जो तीसरे मंजिल पे है वहाँ पे भी धुआं पहुँच गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आईटीओ पे इस समय पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पहुंच सके, क्योंकि आग थोड़ी बड़ी है। ऐसे में फायर डिपार्टमेंट का ये डिसीजन है कि 8 जो दमकल की गाड़ियां हैं उन्हें बढ़ाया जाए। हाइड्रोलिक जो लेडर होता है वो भी यहां तक पहुंच सके, क्योंकि सेकेंड थर्ड फ्लोर तक जाने में अगर लोग फंसे हुए हैं तो हाइड्रोलिक जो लेडर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी इस समय कुछ ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर है, क्योंकि जो चौथे माले में काम कर रहे लोग थे, क्योंकि तुरंत आग लगने के बाद काट दी गई, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, सेकंड फ्लोर पे आग लगने के कारण कुछ लोग नीचे नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करने की फिलहाल मीनाक्षी यहाँ पर कोशिश आप नजर बनाए रखें अनामिका, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुझे जो अभी इस तस्वीर में एक राहत की बात ये दिखाई दे रही है, आग पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और वहां पर समय रहते सारा प्रयास किया गया, इसलिए ये आग जो है किसी और दूसरी मंजिल पर फैलती हुई दिखाई नहीं दी है। आइए बात कर लेते हैं उस आग की जिस पर अगर अभी काबू नहीं पाया गया तो युवा आक्रोशित हो जाएगा और युवाओं का भविष्य संकट में आ जाएगा। मैं बात सीबीएसई की कर रही हूं, बात शिक्षा की कर रही हूं। बवाल बहुत बड़ा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम में खामियों के बाद सीबीएसई पर पूरे देश में सवाल उठने लगे हैं। किसी छात्र को दूसरे की कॉपी दे दी गई तो किसी का रोल नंबर गलत, किसी की कॉपी धुंधली तो किसी का विषय अलग। इन सब गड़बड़ियों के बाद आज से सीबीएसई की परीक्षा होने जा रही है। ये सीबीएसई की परीक्षा है। सीबीएसई आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया करने जा रही है। आज से सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुल रहा है। 29 मई से ये री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुलने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सीबीएसई ने इसे 1 जून यानी आज से खोलने का फैसला किया। करीब 18 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। इसमें से करीब 4,05,000 छात्रों को री-इवैल्यूएशन की सुविधा मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था अभी उनकी ही आंसर शीट को री-इवैल्यूएट किया जा रहा है ताकि प्रेशर को हैंडल किया जा सके।
सीबीएसई 12वीं का एग्जाम देने वाले छात्र कैसे अपने आंसर शीट को री इवैल्यूएट करवा सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका पूरा डेमो हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने दिया है। इस वक्त वो तमाम पेरेंट्स जो इंडिया टीवी देख रहे हैं या वो छात्र जो 12वीं का अपना पेपर दे चुके हैं, री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस डेमो को बहुत गौर से देखें। एक नया टैब खोलेंगे और अगर हम यहाँ पे सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2026 डालते हैं तो पहले ही आपको वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज से आप दोबारा रिवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा था कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या फिर उनके नंबर कम आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कम रह गए हैं, वो क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, एक लिमिटेड पीरियड था रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाखों की संख्या में 4 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया कि उनको रीवैल्यूएशन प्रोसेस चाहिए। साइट क्रैश कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वेबसाइट को खोला गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप देखिए कि फ़िलहाल जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर नहीं है लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर किसी छात्र को लॉगिन करना है तो केवल उसको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है और जिस सब्जेक्ट की उसे कॉपी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करनी है उसे सेलेक्ट कर सकता है। पहले 700 रुपये चार्जेस होते थे, अब उसे कम कर दिया गया है, 100 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट इसके चार्ज रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर आप पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उन पैसों को रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई दोबारा इस प्रोसेस को सही कैसे करेगा, ये बच्चों के मन में एक सवाल बना हुआ है। तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम का एग्जामिनेशन है, आज सीबीएसई का एग्जामिनेशन है। इस पर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो देखिए फिर एक पॉलिटिकल एंगल लेकर चली जाएगी, इसलिए मुझे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना। इससे पहले सबसे पहले केवल फैक्ट पर बात करनी है। इतना प्रॉब्लमैटिक ये पूरा सिस्टम रहा, आपकी जो शीट स्कैन हो रही है वो शीट ऐसा लग रहा है स्कैन नहीं हो रही है बल्कि उनकी पिक्चर्स ली गई है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं से पेपर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, गड़बड़ तो हुई है, साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और कई इन गड़बड़ियों की तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि इन गड़बड़ियों की तरफ छात्रों ने ध्यान दिलाया है, बिल्कुल स्टूडेंट्स ने ध्यान दिलाया है, अपने सिस्टम से ये गड़बड़ियां नहीं पकड़ी गई। अब रांची के पहले जो वेदांत श्रीवास्तव ने जो एक बात कही कि भाई पहला पेज उनका था और बाकी पेजेस दूसरे के थे, तो अपने आप में एक बड़ी गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को तो सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया और फिर उनको उनकी कॉपी भेजी, ओरिजिनल कॉपी भेजी गई। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया। जैसे एक बच्चे का 2 पेज गायब थे, स्कैन नहीं हुआ और उसके 2 पेज दोबारा स्कैन होकर के अपलोड कर दिए गए थे, तो ये बड़ी गड़बड़ी है। इससे तो फिर आपको मार्किंग में समस्या आएगी ही। इसके 2 पहलू आप एक समझिए। पहला तो ये है, उस पर हम लोग अभी ज्यादा उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सुधार हो नहीं सकता है। जो रांची झारखंड के सार्थक ने जो चीजें तो सार्थक ने वीडियो बना करके डाला और उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो आपने टेंडर निकाला था उसकी शर्तें कैसे बदली गई। क्या आपको दूसरा नहीं मिल रहा था जो कराने के लिए, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है वो नहीं मिल रही थी। दूसरा पहलू इसका यह है कि जब जिस कंपनी को मिला टेंडर, ठेका लिया जिस कंपनी ने, क्या उसके पास इतनी सलाहियत थी, उसके पास इतने साधन थे, संसाधन थे, उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जरूरतें थी, वो उसके पास थी। अगर होती और वो हर जगह डिप्लॉय किया गया होता, दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, कस्बों में, जहाँ स्कैनर लगा करके आप जो हाई रेजोल्यूशन के स्कैनर, ये भी बात आई है कि 300 DPI का जो था उसको भी कम किया गया, 200 DPI आपने किया जिस बच्चे का नाम लिया सार्थक का, सार्थक ने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने ये पूछा कि द फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी इज दैट वेयर वर 3 clauses of poor performance which was completely wiped out from the new RFP. Why would the board want a service provider which was blacklisted earlier? क्वेम्ट के ऊपर है बिल्कुल। और इसमें जो बातें चल रही हैं कि ये जो पूरी की पूरी टेक्निकल ग्लिच आई है, उसमें सीधा है कि जिसको आपने ये टेंडर दिया वो 2M दर्जे का था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। और उसका एक और भी पक्ष देखिए, शिक्षकों ने क्या कहा कि जिस तरीके से लो क्वालिटी ब्लाइंड स्पॉट वाले स्कैन या पिक्चर जो भी आ रहे थे उसमें दिख नहीं रहा था और आपको उसको इवेल्युएट करना था।
तो कई बार जो शिक्षक थे उनके लिए इवैल्यूएशन भी चुनौती की बात बन गई, क्योंकि उन्हें ऑन स्क्रीन जो पेपर है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। शिक्षक इन चीजों को आपत्ति बता रहे हैं, उसके अलावा छात्र बता रहे हैं कि गड़बड़ी कहां से हुई। उसका कारण भी बताया जा रहा था कि जिसको आपने दिया वो ब्लैक लिस्टेड था, उसमें टीसीएस जैसे लोगों को आपने हटाया है टेंडर को। सीधा दिखाता है कि ये एक ग्लिच जो है वो शुरू से ही तय हो गया था, क्योंकि आपने जो टेंडर दिया उसी में गुणवत्ता के मानकों को आपने सही तरीके से स्थापित नहीं किया था। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके ऊपर जो लिखा है इसका पॉलिटिकल पहलू भी आना अब जरूरी है। जब हमने फैक्ट पर बात कर ली, राहुल गांधी कह रहे जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं, सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, रीटोटलिंग 100 रुपीज पर पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपीज पर क्वेश्चन। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है। जब बच्चों ने फी जमा कर दी अपने एग्जाम देने के लिए, एग्जामिनेशन की फी आपने ले ली उससे, लेकिन नंबर सही आने पर आपको रिफंड है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये भी कहा गया ना कि अगर नंबर आपके बढ़ेंगे तब रिफंड। तो ये इसमें फिर रेसिस्ट करता है, सिस्टम रेसिस्ट करता है कि आपके नंबर नहीं बढ़े। ये एक अलग समस्या होती है छात्रों के सामने। छात्रों को समस्या 1000-2000 रुपए की तो हो सकता है, बहुत सारे छात्रों को हो, लेकिन ज्यादातर छात्रों को समस्या ये कि 2 नंबर 3 नंबर से उनका जेई में इंट्रेंस, उनका जेई एडवांस के इंट्रेंस में उनको की बाधा आ रही है। तो वो तो चाहेंगे कि उनके 2-4 नंबर 5 नंबर ये जो कम हो रहे हैं वो बढ़ जाएं। उनको ये चाहिए है कि जब सीयूईटी में चाहिए उनको मार्क्स की, जब मार्क्स टाई होते हैं, परसेंटाइल टाई होता है, तो उनको इसमें मार्क्स चाहिए ज़्यादा, तो उनको नंबर्स की जरूरत है बहुत सारे छात्रों को। तो यहाँ रेसिस्ट करता है सिस्टम कि आपके नंबर नहीं बढ़े। जब आप ये कर देते हैं ना कि नंबर बढ़ेगा तो आपके पैसे लौटेंगे, तो सिस्टम रेसिस्ट करता है ऑटोमेटिकली। बहुत कुछ है इस पूरे विषय पर दरअसल बात करने के लिए। आप क्लाउड बकेट की बात कर सकते हैं, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। विस्तार से बात होगी दोपहर 3 बजे। जुड़िएगा इंडिया टीवी पर। फिलहाल खबर होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के बीच जोरदार जुबानी जंग जारी है। जीतू पटवारी के अभिनंदन यादव वाले तंज पर सीएम मोहन यादव ने करारा पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुजालपुर में जनसभा के दौरान जीतू पटवारी पर तीखा हमला करते हुए 2 कौड़ी का रद्दी अध्यक्ष तक कह डाला। सीएम ने कहा, कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। जो नेता अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाया, 40,000 वोट से हार गया, वही आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना हुआ है। मोहन यादव के बयान से पूरी कांग्रेस आग बबूला है। मुख्यमंत्री के इस बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। अब भले मोहन यादव के इस बयान को दिग्विजय सिंह पूरे कांग्रेस का अपमान बताएं, लेकिन गलत क्या बोल दिया मोहन यादव ने? अजीत जी। नहीं देखिए, वो तो चुनाव हारे हुए हैं जीतू पटवारी, इसमें क्या है? प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा भी मिल जाए। राहुल गांधी के सिलेक्शन पर सवाल है सर। देखिए, अब तो एक पुल कम होता जा रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के जो योग्य और काबिल और संगठन के मजबूत नेता हैं वो तो बीजेपी लेती जा रही है सबको। तो राहुल गांधी का पुल तो कम हो रहा है ना, तो उसी में से चुनना है ना उनको। तो उन्होंने उसमें से अपने हिसाब से तो अच्छा ही नेता चुना है। देखिए, ऐसा ये हारे हुए नेता कई जगह बीजेपी के भी आप निकालिएगा प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएंगे जो चुनाव ही नहीं लड़े और प्रदेश अध्यक्ष बने, और प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी हार गई। तो ये हर पार्टी में होता है सर। जीताने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी कॉर्नर होते हैं। वीरेंद्र सचदेवा को देख लीजिए। बिल्कुल, उनके टाइम जीती बीजेपी, इतनी बड़ी जीत मिली, 27 साल के बाद सत्ता में लौटी और हट गए बिना कुछ पाए। वो न लोकसभा लड़े न विधानसभा लड़े, और अब पता नहीं उनको क्या होगा उनका। मोहन बडौली को देखिए, प्रदेश अध्यक्ष थे, तीसरी बार हरियाणा में लौटी भारतीय जनता पार्टी, मोहन बडौली चले गए, अब क्या होगा उनका कौन जानता है। तो ये संगठन में आपके पास जो लीडरशिप का पूल है उसमें से आप चुनते हैं
मुख्यमंत्री अगर उन्होंने कोई बात कही है प्रदेश अध्यक्ष ने और अपमानजनक बात है तो जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री भी उसी अपमानजनक भाषा में जवाब दें उसका। ठीक। अच्छा, बिहार की भी एक खबर है। सरकारी बंगले को लेकर क्लेश बड़ा बढ़ गया है। राबड़ी देवी ने चुनौती दी है कि चाहे फोर्स आ जाए या कोई भी, मौजूदा सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम को यह बंगला आवंटित हुआ है। ऐसे में नंदकिशोर राम ने राबड़ी देवी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। नंदकिशोर राम ने कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं कर रही है। आरजेडी की मानसिकता दलित विरोधी रही है, उन्होंने भी सही नब्ज पकड़ ली है। बहुत क्विक कमेंट सर। नहीं, देखिए, इसमें उनको ये पूर्व मुख्यमंत्री के तहत ये बंगला दिया गया था, उसमें अब उसको बदलने के लिए मुख्यमंत्री ये कर सकते हैं, सरकार के पास ये अधिकार है, लेकिन थोड़ा ये मतलब इसकी आवश्यकता, ऐसा कुछ और भी दिया जा सकता। दलित विरोधी वाली बात नहीं है ये तो, चूंकि मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार यादव दलित विरोधी नहीं होता। घटनाएं तो हैं यूपी और बिहार में देखें तो दलित विरोधी बहुत सारी जो हिंसा हुई है 1990 के बाद से अगर आप देखें तो उसमें यादव और दलित लोगों के बीच में काफी संघर्ष रहा है। ये रामविलास पासवान वगैरह सब जब लालू प्रसाद यादव से जब अलग हुए, उसमें ये बहुत बड़ा पृष्ठभूमि था कि जो, और आप उत्तर प्रदेश में देखिए मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस वाली जो घटना हुई थी 92-93 की, जब मुलायम सिंह यादव और सिपाही हत्या की कोशिश की गई थी, तो वो तो है। तभी यही कारण है कि आप देखें कि मायावती और ये जो बहुजन और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट था वो खत्म हो गया। लेकिन इस घटना में अगर खासकर आप देखें, वो हवाला वो पास्ट का जरूर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कि राबड़ी देवी की बात यह है कि उनको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार का आदेश है। लेकिन सरकार भी इसमें एक सम्मानजनक तरीका ढूंढ सकती थी। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको कितना 8 सर्कुलर रोड मिला हुआ है, 10 सर्कुलर रोड मिला हुआ है, और वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते मिला हुआ है। अभी भी वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं।